नमस्कारम, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जो 2 नवंबर अभी रिसेंटली 2 नवंबर 2025 को टीओ एटीओ का हरियाणा स्टेट के अंदर एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस। और हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है वो उनकी आंसर्स की भी दी थी, तो उस अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो आइए, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कनिष्का रीजन लास्टेड फॉर 23 इयर्स। ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर हालांकि मतलब कि कंफर्म ये मतलब कि फॉर श्योर 23 नहीं है, यहाँ पे 23 से 25 इयर्स तक की बात होती है कि कनिष्का का जो रूल था। कनिष्का एम्परर जो थे वो कहाँ से थे, वो कुशन डायनेस्टी से थे, ठीक है। हाँ, ओके, तो ये स्टेटमेंट ठीक कंसिडर करते हैं क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट के जो आंसर्स की आई है उसके अंदर इस स्टेटमेंट को ठीक माना गया है। कनिष्का इज एसोसिएटेड विद द मंजूसा इंस्क्रिप्शन, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कनिष्का जो है वो राप्ताक इंस्क्रिप्शन जो है, जो कहाँ पे किसके अंदर है, बैक्टीरियन लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज के अंदर मिलती है। कहाँ पे मिलती है ये हमें, अफगानिस्तान के अंदर। तो कनिष्का से रिलेटेड जो इंस्क्रिप्शन है वो राप्ताक इंस्क्रिप्शन है, मंजूसा इंस्क्रिप्शन नहीं। वैसे भी मंजूसा इंस्क्रिप्शन जैसी कोई चीज है ही नहीं। मंजूसा जो है वो एक आर्ट है, आर्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की एक आर्ट है, जो कहाँ पे है, के अंदर क्या होता है, इस आर्ट के अंदर एक टेम्पल शेप ऐसे बॉक्सेस बनाए जाते हैं, ठीक है। इन बॉक्सेस जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, मंजूसा, ठीक है। तो ये मंजूसा आर्ट कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार से, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। कनिष्का क्लोजेस्ट सक्सेसर वाज हुविस्का, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। तो दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 जो है वो ठीक है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है। तो आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Jains created small painting in their manuscripts. Human figures are prominent in the small paintings. Portraying protruding eyes in small painting is a characteristic feature. तो यहाँ पे कहते हैं, how many of these statements given above are correct. above में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो चलो हम देखते हैं। Jains created small painting in their manuscripts, बिल्कुल है। तो वो स्मॉल पेंटिंग्स थी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, बिल्कुल उन्होंने जेन्स ने ये क्रिएट की थी। ह्यूमन फिगर्स आर प्रोमिनेंट इन दी स्मॉल पेंटिंग, बिल्कुल जैनाज की जो दिगंबर थे उनकी या फिर श्वेतांबर जो भी हैं, जो जेन्स के जो प्रोमिनेंट फिगराइन है उनकी जो है वो उन पेंटिंग्स के अंदर फिगर्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ह्यूमन फिगर्स जो है वो प्रोमिनेंट हैं। पोर्ट्रेइंग प्रोट्रूडिंग आईज इन स्मॉल पेंटिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब कि बड़ी बड़ी आंखें जो हैं वो इन पेंटिंग्स का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिल्कुल। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट इज ओके, ये यहाँ पे जो ये है इनको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है पैदान मनु चरित्रम टिम राजशेखा चरितम तेनाली रामा हर्तिका हरि कथा सासाराम, ठीक है। तो अब इनको मैच करते हैं, पैदान मनुचरितम, ये जो पेयर है ये बिल्कुल ठीक है। मनुचरितम जो है ये एक तमिल जो है द्वारा लिखा गया, सिद्धेंद्र योगी जो है उन्होंने ये जो लिटरेचर है वो लिखा है। तो इसके अंदर पैदान का जिक्र है। पैदान, यहाँ पे पैदन का पैदन बोला जाता है तेलुगु के अंदर किसको, जो जहाँ पे वहां का कोई टाउन होता है ना, कस्बा जो रहेगा, जो वहां का तमिल के अंदर जो टाउन होता है उसको बोला जाता है पैदन। तो यहाँ पे टाउन्स का जिक्र है, तो जो पैदन हो जाएगा वो किससे रिलेटेड है, मनुचरितम से, ठीक है। टिम उसके बाद आ रही है टिम इज राजशेखर चरितम, ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है। राजशेख चरितम जो है ये संस्कृत पोइम है,
और ये किसने इसके ये लिखी थी, किन्होंने, रिटन बाय शेखरा। ठीक है, तो टीम का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है इस चीज। और ये किस टाइम की है, गुर्जरा प्रतिहारा रूलर्स जो थे, रूलर्स का जो टाइम था, उस टाइम का जो है ये लिटरेचर है। ठीक है, तो ये जो ये पेयर है ये गलत है, क्योंकि टीम का यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तेनाली रामा हरि कथा सासाराम, ठीक, गलत है। तेनाली रामा हरि कथा सासाराम से रिलेटेड नहीं है। तेनाली रामा जो है वो कृष्ण देव राय जो थे, कृष्ण देव राय जो रूलर रहे थे विजयनगर एम्पायर के, उनसे रिलेटेड हैं। तेनाली रामा हरि कथा सासाराम से रिलेटेड नहीं है। और जो ये हरि कथा सासाराम है ये क्या है, ये है एक आर्ट है साउथ इंडिया के अंदर स्टोरी टेलिंग की। ठीक है, और तेनाली रामा जो है उनका काम क्या था, वो एक वहां पे एक मंत्री थे, तो जो बहुत ही जिनको बहुत ही अच्छा ह्यूमर वाला इंसान बताया गया है, वो जो बहुत ही चतुर थे और जिनके पास ऑन द स्पॉट आंसर्स होते थे। ठीक है, आपने सीरियल भी एक आता था शायद तेनाली रामा करके, वो अगर आप लोगों ने देखा हो तो। ठीक है, तो ये इनका हरि कथा सासाराम से कोई रिलेशन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, कितने पेयर ठीक है, सिर्फ एक फर्स्ट वाला पेयर ठीक है, ये दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1 पेयर। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, चान्हू दारो के अंदर क्या है, जोकार कल्चर एंड जांगर कल्चर, बिल्कुल चान्हू दारो जोकार कल्चर एंड जांगर कल्चर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये लेटर हरपन पीरियड के अंदर आता है, पीरियड के अंदर ये कल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, जोकार कल्चर और झांगर कल्चर। ठीक है, लोथल को हम क्या बोलते हैं, मिनिएचर मोहनजोदाड़ो, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। लोथल जो है उसको मिनी मोहनजोदाड़ो बोलते हैं, क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो जो था, जो एक हड़प्पा की एक जो बड़ी सिटी थी, उसके अंदर जो हमारी टाउन प्लानिंग हो जाती है, ट्रेड सेंटर हो जाते हैं, सिटाडल्स हो जाते हैं, एक अपर सिटाडल, एक ऊपर की प्लान, ऊपर अलग लोग रहेंगे, नीचे अलग, भाई ऊपर और नीचे के लोअर से अपर सिटाडल एंड लोअर सिटाडल, ये सारी चीजें जो हैं एकदम से अच्छी टाउन प्लानिंग, ये सब चीजें जो हैं वो हमें लोथल के अंदर भी देखने को मिलती हैं, और जो मोहनजोदाड़ो जो सिटी है वहां पे भी होती थी। तो इसको क्या कहते हैं, मिनिएचर मोहनजोदाड़ो बोल दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सारी चीजें वहां थी वो यहाँ भी देखने को मिलती है। डिफरेंस बस एक ही है, मोहनजोदाड़ो जो थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े लेवल पे थी, और जो लोथल है वो छोटी थी। लोथल जो थी वो सिर्फ 7 हेक्टेयर के अंदर सिटी थी, और जो मोहनजोदाड़ो थी वो 250 हेक्टेयर के अंदर थी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी थी, ये छोटी थी, इसलिए ही लोथल को मिनिएचर मोहनजोदाड़ो बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट, ये जो पेयर है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कालीबंगन अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, बिल्कुल कालीबंगा के अंदर जो है वो अर्थक्वेक के अर्लीस्ट हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो तीनों की तीनों जो ये पेयर है ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑल 3 पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज के टी.आर. होम्स, ये जो है ये राइटर हैं, टी.आर. होम्स जो है ये राइटर है, और ये जो बात हो रही है यहाँ पे, इट वॉज ए वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ये बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर जो 1857 का जो रिबेल हुआ था, ठीक है, जिसको हम 1857 की क्रांति भी बोलते हैं, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा बोला जाता है, उसको उसके अंदर, उसके ऊपर इनकी क्या कमेंट था, टी.आर. होम्स ने ये बोला था कि इट वाज ए वॉर बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन, बिल्कुल ये चीजें ठीक हैं, क्योंकि ये बात की जा रही है 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसकी। उसके बाद यहाँ पे आती है बेंजामिन डिसरेली, ये क्या है, मिलिट्री रिबेलियन। तो ये जो पेयर है ये गलत है, क्योंकि बेंजामिन डिसरेली जो थे वो पीएम थे, कहाँ के, यूके के।
ठीक है, ब्रिटिश पीएम थे जो कि किससे रिलेट करते हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है मिलिट्री रिबेलियन से। उसके बाद बारी आती है सर जॉन लॉरेंस एंड सिली, ठीक है, नेशनल रिबेलियन, तो इसका भी इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो थे ये एडमिनिस्ट्रेटर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे और गवर्नर गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है। तो इनका नेशनल रिबेलियन से क्या है, कोई लेना देना नहीं है। और सिले जो थे वो क्या थे, वो मिलिट्री ऑफिसर थे, ठीक है। तो ये जो दोनों है सर जॉन लॉरेंस एंड सिले, ये जो क्या है, ये नेशनल रिबेलियन से एसोसिएट नहीं कर है, तो ये पेयर बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पेयर गलत हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन पेयर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इस पे बारी आती है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता यहाँ पे हैं, ब्रह्मगुप्ता जो हैं वो हमारे एस्ट्रोनॉमर थे और एक ग्रेट मैथमेटिशियन हुए हैं, तो वो उज्जैन से रिलेट करते हैं क्योंकि वे उज्जैन में उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की थी, ठीक है। तो ये पेयर जो है वो बिल्कुल ठीक है। जेमिनी वैदिक रिचुअल्स, मीमांसा सूत्रास, ठीक है, जो किससे बात करती है, जो किससे डील करती है, पूर्व मीमांसा सूत्रा जो है जो इन्होंने लिखी थी वो किससे डील करती है, वो वैदिक रिचुअल से ही डील करती है, ठीक। फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स, ठीक है। तो जेमिनी जो हैं वो वैदिक रिचुअल से बिलोंग करते हैं, ये पेयर भी बिल्कुल ठीक है। वाघभट्टा अष्टांग हृदय, इन्होंने जो है वाघभट्टा ने क्या लिखी थी, वाघभट्टा ने लिखी थी अष्टांग हृदय। इसके अंदर क्या है, ये मेडिकल के ऊपर ये एक बुक है, तो अष्टांग हृदय क्या है, ये एक क्लासिकल टेक्स्ट है, क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा का क्लासिकल टेक्स्ट है। और इसके अंदर मेडिकल नॉलेज की बात होती है, मेडिकल नॉलेज किनके अंदर, 8 ब्रांचेस के अंदर, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों पेयर जो है वो ठीक है। ब्रह्मगुप्ता जो है वो महान मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोलॉजर थे, वो उज्जैन से बिलोंग करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो उज्जैन के अंदर की थी और वो वहां पे रहे भी थे, वो ही वॉज एसोसिएटेड विद उज्जैन, ठीक है। जैमिनी जो है वो वैदिक रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि जैमिनी ने लिखी थी पूर्व मीमांसा सूत्रास के बारे में वो बात करते हैं और उनके अंदर फिर हमें कैसे वैदिक रिचुअल्स हैं उसके बारे में जिक्र है। वाघभट्टा ने अष्टांग हृदय जो है वो लिखी थी और उसके अंदर एक मेडिकल आयुर्वेदा के आयुर्वेदा का इसके अंदर क्लासिकल टेक्स्ट है ये आयुर्वेदा के ऊपर, और इसके अंदर फिर मेडिकल की 8 ब्रांचेस का जिक्र होता है। तो ये तीनों के तीनों जो पेयर हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज ओके, which one of the following is true for the technique of Kansa sculpture of Chola period? अब यहाँ पे बात हो रही है कि कांसे के जो स्कल्पचर्स थे चोला पीरियड के टाइम पे, तो उनके अंदर जब हम बनाए जाते थे तो उनके अंदर कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता था, सुघाता टेक्निक, वेनिसिंग वैक्स टेक्निक और पेट्रोड्यूरा टेक्निक। हालांकि इसके अंदर बात आएगी तो यहाँ पे सिर्फ जो है वेनिसिंग वैक्स टेक्निक जो है उसका यूज होता था, ठीक है। सुगाता कोई टेक्निक नहीं है। सुगाता क्या है, सुगाता तो है वो बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। सुगाता उसको बोलते हैं जो मतलब कि एकदम से सीरीन, शांत, पवित्र, ब्यूटीफुल जिस चीज को कोई चीज होगी ना उसको बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर उसको सुगाता बोला जाता है, जो कि मेनली बुद्धा से रिलेटेड है। जब बुद्धा के पोस्टर्स जो बनाए जाते थे तो उनको जो है वो उनको बोला जाता था क्योंकि वो उनके शांत फेस को, काम फेस को प्रस्तुत करते थे, तो उसको बोला जाता था सुगाता बुद्धा, ठीक है। तो ये सुगाता कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। ये तो फिर ये किससे रिलेट कर रही है, ये बुद्धिज्म से, बुद्धिस्ट
आर्ट से रिलेट है। बुद्धा के जो इमेजेस होते थे, बुद्धा के जो सुघाता पोस्टर, बुद्धा का जो पोस्टर रहेगा जिसमें शांत बुद्धा दिखाए गए हैं, एकदम से काम और ब्यूटीफुल बुद्धा दिखाए गए हैं, उस चीज से रिलेट करता है, तो उसको बोलेंगे हम सुघाता बुद्धा बोल दिया जाता है। तो ये जो है इसका चोला पीरियड से, कांसा स्कल्पचर से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। वेनिसिंग वैक्स टेक्निक, इसके अंदर क्या होता था कि वैक्स की कोई भी, क्या करते हैं कि वैक्स की कोई भी हमने इमेज बना ली, जैसे उस टाइम पे जो करते थे किसी भी भगवान की कोई भी स्कल्पचर्स उन्होंने बना लिया, और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है वो कांसे का लगा दिया जाता था, और बीच नीचे जो है वो एक होल छोड़ दिया जाता था। उसके बाद क्या करते थे, जब वो पूरा अच्छे से बन जाता था तो नीचे से फिर उसको मेल्ट कर दिया जाता था नीचे से, जिससे क्या था कि जो वो वैक्स था वो नीचे मेल्ट होके बाहर, जो मोम है वो बाहर आ जाएगा, और फिर वो जो पूरा स्कल्पचर्स होगा वो सिर्फ कांसे का होगा। तो ये वाली जो टेक्निक थी इसको हम बोलते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक या फिर लुप्त मोम। तो ठीक है, बिल्कुल कांसे के स्कल्पचर्स बनाने के लिए चोला पीरियड के अंदर इस टेक्निक का यूज किया जाता था, तो ये बिल्कुल ठीक है। पेट्रोडूरा टेक्निक, पेट्रोडूरा टेक्निक जो है उसके अंदर तो क्या होता था, ये तो जब हम स्टोन्स के ऊपर स्कल्पचर्स बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज की जाती है। इसका कांसे से कोई लेना देना नहीं है, ये पत्थरों के ऊपर, जैसे आप अगर जाएंगे, आप ताजमहल देखेंगे या हुमायूं टॉम देखेंगे, या और उस तरफ हम जाएंगे, स्टोन्स के ऊपर कार्विंग है, हम अजंता एलोरा केव्स के अंदर जाएंगे, वहां पे हमें कार्विंग्स दिखेंगी, तो वो होगी पेट्रोडूरा टेक्निक। तो ये भी नहीं होगा। तो अगर इसको देखा जाए तो इसका आंसर होगा ओनली वन, पर हरियाणा गवर्नमेंट की जो आंसर्स की है उसके अंदर उन्होंने आंसर, करेक्ट आंसर दिया है वो बी। अब देखो क्या रहता है, पर इसका एज सच आंसर रहेगा ए, पर आंसर हरियाणा गवर्नमेंट ने बी किया है, तो अब यही देखते हैं क्या कुछ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिलेक्ट द वैदिक लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें बात करते हैं, तो आइए करते हैं। ज्योतिष कल्ब है, कल्ब ज्योतिष शिक्षा निरुक्ता। अब यहाँ पे हमें इनके साथ बात करनी है। देखो हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र कहाँ से होता है, जब हम ग्रहों की बात करते हैं वो, तो हम मैच करेंगे, तो बी का हो जाएगा वन। थीम्स अबाउट कंस्टिलेशंस, तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो बी का वन है, या तो बी के अंदर है या फिर डी के अंदर है, तो अब इन दोनों के अंदर से हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, डी का थ्री है, निरुक्ता। निरुक्ता इज रिलेटेड टू एटमोलॉजी। एटमोलॉजी क्या होती है कि भाई वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं, उन वर्ड्स की जो हिस्ट्री होती है, उसको, वर्ड्स की हिस्ट्री जब हमें पता चलती है कि ये वर्ड है, इसकी ये हिस्ट्री है, वो सब कहाँ, किस, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोलॉजी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स का हमें पता चलता है कि इनका कैसे कैसे क्या कुछ है, तो दैट बिलोंग्स टू निरुक्ता, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है काल्ब, ठीक है। काल्ब इज रिचुअल, इसके अंदर क्या होता था, ये जो है काल्ब जो है वो वैदिक रिचुअल्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये किससे रिलेट हो जाएगा, काल्ब इज रिचुअल्स। उसके बाद बच गया शिक्षा। वैसे शिक्षा आपको पता ही है, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन हमारी, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बात आ रही है स्वान साइंस की, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, एट का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, इन द लाइट ऑफ द अबव स्लाइड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। चलो देखते हैं, स्टेटमेंट वन क्या कहती है, अशोका's inscriptions were written only in the Brahmi script and प्राकृत लैंग्वेज। अब यहाँ पे बारी आ गई है ओनली, अब यहाँ पे कह रहा है, ये कह रहे हैं कि ओनली इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज। ओके, पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहते हैं, दिस शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज रिटन इन दी खरोस्ती स्क्रिप्ट। अब आप खुद ही देख लीजिए इन दोनों स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से कि अशोका इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ओनली, यहाँ पे तो कह रहा है ओनली ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि
शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन जो है, जो अशोका के टाइम की हैं, वो खरोस्ती स्क्रिप्ट के अंदर हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी तो हो ही गई हैं, आप अगर खुद से ही देखें तो, ठीक है। अगर ध्यान से देखते हैं हम, तो इसके अंदर से हमें यह तो पता चल ही जाता है कि या तो एक स्टेटमेंट ठीक होगी या दोनों ही गलत होंगी। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाली जो स्टेटमेंट है, द शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन जो है वो खरोस्ती स्क्रिप्ट के अंदर है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अशोका इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज के साथ साथ ओनली नहीं है, ये थी इसके अलावा भी वो क्या कहते हैं, ग्रीक एंड अरामिक जो लैंग्वेज थी उनके अंदर हमें मिलती हैं। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो 9th का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके अंदर भी क्या कहता है कि दो स्टेटमेंट दे रखी है, हमें देखना है। स्टेटमेंट 1, द बैटल ऑफ तलाई-कोटा 1565 लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगरा एम्पायर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द विजयनगरा एम्पायर ये नहीं है। इस बैटल के बाद विजयनगरा एम्पायर जो था उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। एस्टैब्लिशमेंट नहीं हुई थी, विजयनगर एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था इस बैटल के बाद। द भक्ति संत कबीर वॉज ए कंटेम्पररी ऑफ एम्परर औरंगजेब। बिल्कुल भी नहीं, भक्ति संत जो थे वो उसका कंटेम्पररी हम बाबर के टाइम पे थे, जो भक्ति संत कबीर थे। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज question number 11, given below are two statements. The Simon Commission 1928 had no Indian member and was met with national wide protest. बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। Statement 2, the Nehru Report 1928 recommended dominion status for the Indian under British rule. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप के, मोतीलाल नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है रिपोर्ट सबमिट की थी जिसके अंदर उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी अंडर ब्रिटिश रूल 1928 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर हो जाएंगे कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। नेक्स्ट इज द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज ऑफन रेफर टू एज मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। बिल्कुल भी नहीं, इसको हम 99 के अंदर जो आया था उसको हम बोलेंगे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। और ये मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो थे ये 1919 के अंदर पास हुए थे। उसके बाद लॉर्ड लाइटन इनेक्टेड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878 टू सप्रेस द नेशन वाइड प्रेस। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। लॉर्ड लाइटन जो थे वो जो है वॉइसरॉय रहे थे इंडिया के अंदर 1876 से लेकर 1880 तक। उस टाइम पे उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाला था 1878 के अंदर, जिसके अंदर जो है जो आवाजें उठती थी अंग्रेजी शासन के खिलाफ उसको दबा दिया जाता था ताकि हम अच्छे से रह सकें, और इंडियंस को पूरा सप्रेस किया जाता था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है और ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज ओके, यहाँ पे हमें पेयर को मैच करना है। दुमास मेथड, इसका यूज किस चीज के अंदर किया जाता है? दुमास इज फॉर हम पढ़ते हैं, देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, दुमास मेथड जो है इसका हम यूज करते हैं नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए, एस्टिमेशन करने के लिए कि भाई नाइट्रोजन कितना क्या कुछ है। और उस नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए हम किसका यूज किया जाता है? इसका मेथड है, ये कंबशन मेथड है। और इसका काम क्या होता है? नाइट्रोजन का एस्टिमेट करना कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितना है
उसको फाइंड आउट करते हैं हम इस मेथड से, दुमास मेथड से। इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर हमें नाइट्रोजन फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम हाई टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज्यादा कॉपर और एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो फिर उसको एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाएगी जो उसके साथ बॉन्ड हो जाएगी, और उसके बाद जो नाइट्रोजन अलग से रहेगी उससे हम पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर इतनी नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है दुमास मेथड। तो ये एक किससे लिंक हो जाएगा, 2 के साथ एक्सेस 3O। उसके बाद आ जाएगी केजेल डाल मेथड। केजेल डाल मेथड के अंदर, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम नाइट्रोजन का ही एस्टिमेट कर निकालते हैं कि नाइट्रोजन कितना है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा एस्टिमेशन ऑफ सल्फर। सल्फर के एस्टिमेशन हमें कैसे पता चलेगा, एस्टिमेशन ऑफ सल्फर हमें पता चलेगा फ्यूमिंग नाइट्रिक ऑक्साइड से, और एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस हमें पता चलेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट से। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। देखिए, नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत ही अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, तो उसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर और कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है। उसी सिलसिले में फिर ये मेथड्स हमसे पूछे गए हैं। ओके, तो आपको क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। नहीं, ये पेयर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन नहीं होते। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल किससे रिलेट करता है, ये जे थॉमसन से, ये बिल्कुल ठीक है। स्लो रेगुलेटेड कूलिंग इज क्वेंचिंग। नहीं, स्लो ये होती है रैपिड कूलिंग जो आएगी ना हमारी, रैपिड कूलिंग वो होती है क्वेंचिंग। स्लो रेगुलेटेड कूलिंग जो है वो क्वेंचिंग से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, एक ही पेयर ठीक है ना, ओनली वन पेयर ए। नेक्स्ट इज, इसके अंदर कहता है इन पेयर्स को हमें देखना है, मैच करना है। ब्लू रेवोल्यूशन एक्वाकल्चर बिल्कुल सही है। व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आया था, मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, ये भी सही है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इन्वायरमेंट, बिल्कुल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यही होती है। तो तीनों के तीनों पेयर जो है वो ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15 का सी। नेक्स्ट इज, इसके अंदर कहता है ये भी हमें पेयर मैच करने हैं। रेनबो फॉर्मेशन, जो रेनबो बनता है हमारा, उसकी फॉर्मेशन के बारे में पूछा है कि ये कैसे बनता है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ब्लू कलर ऑफ द सी, स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें स्टेटमेंट्स देखनी है। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल मैन्योर के अंदर जो क्या क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, मैन्योर इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सैंडी ऑयल, ऐसा कुछ नहीं है कि सैंडी ऑयल की वो वाटर कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे। मैन्योर हेल्प्स ड्रेनिंग आउट ऑफ द एक्सेस वाटर फ्रॉम क्ले सॉइल, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक पेयर जो है वो ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज, यहाँ पे हमें मैच करने हैं। क्या प्रोडक्ट सोर्स, लिटमस का सोर्स क्या है, लिटमस का सोर्स है लिचिन, एक आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद मैच करते हैं, एक आंसर 4 देखते हैं किस में है, बी में है और डी में है। अब हम इन दोनों के अंदर से ही देखते हैं, एक हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी के अंदर आंसर है 1 कार्माइन। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका सोर्स है फीमेल कॉनिकल बग। ठीक है, उसके बाद शहतूस, शहतूस क्या है, शहतूस एक वुल होती है। ठीक है, और जो किससे मिलती है हमें, ये मिलती है हमें चीरू से। तो डी का आंसर हो जाएगा 3।
तो इसका आंसर हो गया हमारा डी क्वेश्चन नंबर 18 का। उससे फिर सी तो अपने आप ही निकल जाएगा। कैंथ्रीडाइन जो है वो ब्लिस्टर ब्रेटल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है शहतूश जो है वो वुल है, अगर आपको इसका पता हो तो। और ये किससे मिलती है हमें? चीरू। चीरू क्या है? चीरू एक तिब्बतन एंटीलोप होती है। ठीक है, जैसे शिप से हमें वूल मिलती है ना, ऐसे ही। लेकिन एक बात ही होती है, शिप से तो हमें वूल ऐसे मिलती है कि हम उनके बालों को जो है उतार लेते हैं और उससे फिर हमें उनसे हम वूल लेते हैं, उससे फिर चीजें बना लेते हैं। लेकिन चीरू के साथ ऐसा नहीं होता है। चीरू के जो हेयर्स होते हैं, जो इसके ऊपर होते हैं, उनको उतारने के लिए इसको मारना ही पड़ता है। इसको जिंदा हाँ रह के इसके हम हेयर्स जो है वो उतार नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, ये शहतूश की जो वुड चीजें बनी होती हैं, जो स्कार्फ बने होते हैं, शॉल्स होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। और क्या है कि स्टार्टिंग में तो जब 20th सेंचुरी के एंड के टाइम पे तो इसकी पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज्यादा, मतलब कि क्रिटिकली इंडेंजर के अंदर आ गई थी। तो फिर क्या है, जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने इंटरनेशनली इसके ट्रेड के ऊपर, इनकी ये शहतूश जो वुल है उसके कपड़ों के ऊपर, उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरा बैन लगा दिया था। और इसकी कंजर्वेशन के जो इसकी कंजर्वेशन के एफर्ट्स जो थे वो शुरू हुए थे। और इसका अच्छा रिजल्ट ये रहा कि अभी 2016 के बाद से इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है और अभी नियर थ्रेटेंड के अंदर है। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड से ऊपर आया है। और इस क्या है कि अभी भी इसके जो वूल्स का और इसका जो ट्रेड है वो अभी भी, इसकी चीजों का वो अभी भी इंटरनेशनली बैन है। इसीलिए आप मानोगे कि इसकी जो शॉल्स हैं, इसकी जो कोई भी चीज है जो इलीगल मार्केट के अंदर, ब्लैक मार्केट के अंदर मिलती है, तो उनकी वैल्यू $5,000 से लेके $20,000 और उससे भी ज्यादा तक रहती है। ठीक है, तो अगर आपको मान ली इस चीज का भी पता हो कि शहतूश एक वुल है और वो हमें चीरू से मिलती है जो कि एक तिब्बतन एंटीलोप है, तो हमारा डी का आंसर निकल जाता है 3। तो ये, और एक लिटमस का तो हमें पता ही है सबको कि वो हमें लिचिन से मिलता है। तो अगर हमें दो का भी अगर हमें पता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर क्या कहता है, मैच करना हमें, ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है? ग्रीन हाउस गैसेज से। एक आंसर हो जाएगा टू किस में है? सी एंड डी में। तो हम इन दोनों के अंदर से ही देखना है। एसिड रेन किससे होती है? सल्फर डाइऑक्साइड से। बी का आंसर 1। तो हमारा आंसर तो अभी निकल आया। चलो आगे भी देख लेते हैं। ओजोन होल, ओजोन होल किससे होता है? हमारा हैलोजन से। और स्किन कैंसर होता है हमारा यूवी रेडिएशन से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज के अंदर कुछ पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए डबल हेलिक्स, मेज ग्रेन। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है अगर वो सिंगल स्ट्रैंड रहता है तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और मेज ग्रेन जो है उसका हम सीड के अंदर यूज कर लेते हैं। हालांकि ये तीनों की तीनों पेयर जो है वो ठीक है, लेकिन एचपीएससी ने इसका आंसर किया है बी, ओनली 2 पेयर्स। तो शायद अब उन्होंने पता नहीं कौन से को क्या माना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये तीनों के तीनों ही पेयर जो है वो ठीक है, पर आंसर दिया गया आंसर की के अंदर भी, तो आप उस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज okay, question number 21. Statement 1. RBC as well as plasma transport both oxygen and carbon dioxide. बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, अंदर ले जाने का, बाहर लाने का। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आरबीसी एज वेल एज डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल नहीं। डब्ल्यूबीसी जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनका रिलेशन, हम उसका काम होता है हमारा इम्यूनिटी से, इम्यून रिस्पॉन्स से। डब्ल्यूबीसी का ट्रांसपोर्टेशन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत हो जाएगी। तो 23rd का आंसर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स।
ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर क्या स्टेटमेंट फर्स्ट कहती है क्वेश्चन नंबर 22 का फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट्स। बिल्कुल, फ्लावर्स जो है वो मॉडिफाइड शूट्स होते हैं। शूट्स यहाँ पे क्या कहने मतलब है, शूट्स का मतलब है, शूट्स को हम बोल देंगे यहाँ पे ब्रांचेस या फिर मॉडिफाइड स्टेम। कॉमन भाषा के अंदर शूट्स को समझ लो आप ब्रांच, हमारे जो पौधे पत्ते होते हैं ना, उससे फिर ब्रांच निकल जाती है एक दो, तो उसके ऊपर पत्ते लगते हैं और फिर फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट्स, बिल्कुल मॉडिफाइड होते हैं, वो आगे बढ़े हुए। इन साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइमोस टाइप के अंदर जो पत्ते आते हैं, ठीक है, फ्लोरोसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, नहीं, मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो नहीं करता है, वो फूल बन गया, फूल बनने तक ही उसका काम होता है, उससे आगे वो ग्रो नहीं करता है। ठीक है, तो मेन एक्सिस जो है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं करता, वो फूल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर वहां पे वो स्टॉप हो जाता है ग्रो करना। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाएगी। मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो करेगा, वो कौन से इन्फ्लोरेसेंस के अंदर करेगा, मोस्ट इन्फ्लोरेसेंस जो होगी ना, इसके अंदर जो है ये मेन एक्सिस है, ये कंटिन्यू ग्रो करेगा, साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस के अंदर नहीं करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी। Okay, next is consider the following statement. Venomous snake of India are. सबसे ज्यादा इंडिया के जहरीले सर्प कौन कौन से, किंग कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रूसेल वाइपर, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये ठीक है। ठीक है, तीनों के तीनों जो स्नेक हैं वो बहुत ही ज्यादा वेनोमिनस है। ठीक है, विनोमस है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन से पेयर ठीक है। एंटोमोलॉजी किसको बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, बिल्कुल स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोला जाएगा एंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंगी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फार्मेकोलॉजी स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड देयर इफेक्ट्स, बिल्कुल, तो तीनों के तीनों पेयर जो है वो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ ए बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून, इट्स मास विल बी डिफरेंट बट वेट विल रिमेन द सेम। ऐसा नहीं होगा, बोथ मास एंड वेट विल बी डिफरेंट, इफ मास विल रिमेन द सेम बट द वेट विल बी डिफरेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। क्या है, किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर मौजूद है, किसी भी, मेरे अंदर आपके अंदर क्या इतना मैटर मौजूद है, उसको हम बोलेंगे मास, और वो लोकेशन के साथ चेंज नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे हैं तो भी इतना ही रहेगा, अगर हम चंद्रमा पे जाएंगे तो भी इतना ही रहेगा। लेकिन वेट क्या होता है, वेट होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना पुल कर रहा है, उसके ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, हमारे मास को कितना फुल कर पा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारा हो जाता है वेट। तो वेट क्या है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स से इफेक्ट पड़ता है, तो वो लोकेशन के साथ चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग हमारा जो वेट है वो चेंज होगा। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो हमारा वेट ज्यादा होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो हमारा वेट जो है वो कम होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन वेट के ऊपर पड़ता है। इसीलिए अगर हम अर्थ के ऊपर हैं तो हमारा मास तो वही रहेगा लेकिन वेट ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम मून के ऊपर है तो मास वही रहेगा पर वेट कम हो जाएगा। इट्स ऑल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि स्टेटमेंट सिर्फ ए वाले जो है वो ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल इज, और है कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस यूज किए जाते हैं। इवेपोरेशन नहीं, क्रूड ऑयल है, इवेपोरेशन से नहीं, उसके अंदर फिर भी इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, तो ये नहीं होगा। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको भी हम डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है, एलिमेंट्स को, चीजों को भून के बॉइलिंग पॉइंट पे लाके फिर उनको फिल्टर करते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है, क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल सा ही होता है, थोड़ा मोटा फर्क होता है। तो उसमें क्या होगा कि डिस्टिलेशन से भी
बिल्कुल अच्छे से जो है वो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती है, ठीक है, रिफाइनिंग नहीं हो पाती है। तो फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये जो है प्राइमरी और परफेक्ट मेथड है इस चीज का, रिफाइनिंग के क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ये उनको सेपरेट कर देता है। तो आंसर हो जाएगा 26 का ए ओनली, क्योंकि सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसको ही हम रिफाइनिंग क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये क्या है, सोडियम सल्फेट जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, ठीक है, ठीक है, सोडियम सल्फेट, ठीक है। NaHCO3 ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये हो जाएगा H2 से होते कार्बोनिक एसिड, NH4 ये हो जाएगा हमारा अमोनियम, अमोनियम। अब अगर हम इनको मैच करते हैं तो सोडियम सल्फेट जो है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट है, तो एक आंसर हो जाएगा 3। NaHCO3 क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये क्या है हमारा, ये बेसिक साल्ट है। तो ए का आंसर 3 है, बी का आंसर 2 है। अगर हम इन्हें दो का भी बताएं तो कार्बोनिक एसिड H2C क्या हो जाएगा हमारा 4, दिस इज एसिड, और अमोनियम क्लोराइड क्या है हमारा एसिडिक साल्ट। तो 27 का आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद आयनिक बॉन्डिंग। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड आर एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूल विद कोवलेंट बॉन्डिंग। आप अब ये देखिए यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे तो ये कह रहा है कि आयनिक, यहाँ पे सेम कह रहा है कि कोवलेंट। अब इससे ये तो पता चल ही रहा है कि एक स्टेटमेंट ही ठीक है, दोनों तो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे कह रहा है आयनिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आयन बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि ये अपना एक, इनके आउटर सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री होते हैं, तो वो दूसरे को दे देते हैं क्यों, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये दे देते हैं यहाँ पे, इसके में कम, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये ले लेता है, ये दे देते हैं, ये प्रोटाइन हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, तो इनका बॉन्ड बन जाता है। तो ये कैटायंस और एनायंस मिलके जो बॉन्ड बनाते हैं उनको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं होती है इनके बीच में। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज arrange the following events in Haryana in chronological order. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बिल्कुल ये कब हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1926 के अंदर। आर्य समाज मूवमेंट गेन अराउंड इन हिसार एंड कुरुक्षेत्र, ये कुछ 1870-80 के आसपास की बातें हैं, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1856 इन अम्बाला कैंटोनमेंट, बिल्कुल ये इसी दौरान हुआ था। एंड क्रिएशन ऑफ हरियाणा स्टेट 1966 के अंदर। अब अगर इनको क्रोनोलॉजिकली अगर हम ऐड करेंगे तो 1 फिर 3 फिर 2 फिर 4, 1 3 2 4 आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज हरियाणा हैज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज अमंग नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इन किलोमीटर लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। हरियाणा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हरियाणा ज्योग्राफिकल लोकेशन प्लेस इट द सेंटर ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, बिल्कुल हरियाणा जो है वो दिल्ली के बिल्कुल मतलब सटाई हुआ है। तो से क्या हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए, कि स्टेट असर्शन इज राइट, एंड उसका रीजन जो है वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये किस लिए है नॉर्दर्न स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा हाईवेज, रीजन बिंग की लोकेशन ही ऐसी है, दिल्ली के पास है। तो यहाँ से अगर हम ईस्टर्न साइड में जाएंगे, वेस्टर्न साइड में जाएंगे, अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, तो हमें यहाँ पे हरियाणा पास में है तो उसके अंदर भी
आता ही है, ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से यहाँ पे बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज which of the following statement regarding Haryana's urbanization pattern census are correct? फरीदाबाद इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा। बिल्कुल, फरीदाबाद हरियाणा की सबसे अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है। रीजन बीइंग कि उधर इंडस्ट्रीज हैं, पॉपुलेशन बहुत पूरा का पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, एनसीआर के पास है, दिल्ली के पास है, तो वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मोर देन 30% ऑफ हरियाणा पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरियाज। बिल्कुल 2020 के हिसाब से सर्वे के अंदर से 34 से 38% कुछ इस तरह की पॉपुलेशन जो थी वो हरियाणा की जो कि अर्बन एरिया के अंदर रहती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम हैज द हाईएस्ट अर्बन ग्रोथ रेट इन द स्टेट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज which Haryana district recorded the lowest sex ratio in census 2011? महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी। तो आंसर हो जाएगा इसका झज्जर। झज्जर के अंदर कुछ 862 कुछ इस तरह का जो है रेशियो है पर था। ये कब की बात है? ये सेंसस 2011 की बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन हरियाणा हिस्ट्री इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी ये। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा स्टेट एज ए सेपरेट स्टेट, दिस इज 1966। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दिस इज 1761। किसके बीच में हुई थी? एंड लॉन्च ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन हरियाणा, ये 1966 के बाद से ही हुआ था। ठीक है, लेटर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनको बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले क्रोनोलॉजिकली आएगा, सबसे पहले थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फिर आएगा हमारा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, फिर आएगा हमारा फॉर्मेशन कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी, फिर हरियाणा और फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज हरियाणा साइट हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट हरपन सेटलमेंट लेयर। ओके, कि हरियाणा की कौन सी साइट है जो कि अर्लीस्ट हरपन सेटलमेंट को बताया जाता है? तो ये है हमारी बेराना। ये कहाँ पे है? ये फतेहाबाद हरियाणा के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक ये गांव है वो। तो ये वाली जो साइट है बिरडाना, ये जो है यहाँ पे अर्लीस्ट हड़पन सेटलमेंट के जो है वो एविडेंसेस हमें मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। असर्शन हरियाणा हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटीज इन इंडिया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द स्टेट हैज द हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द कंट्री, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टेट की हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन डेंसिटी होने से तो जरूरी नहीं है ना कि तभी क्या कहते हैं कि मिल्क पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो है वो इंडिया के अंदर मतलब कि हरियाणा के अंदर जो है वो हाईएस्ट होगी। इसका ये इससे ये तो मतलब नहीं निकलता है। तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो आपस में तो ठीक है, पर जो रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट का वो सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 35 का, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पे रिवर पूछी है और ट्रिब्यूटरी पूछी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी क्या होती है आपको पता ही होगा कि एक जब रिवर फ्लो कर रही है तो बाहर की रिवर कोई उसके अंदर अगर आके गिरती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम पूछते हैं कि यमुना के अंदर कौन सी यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है वहां पे टांगड़ी। ठीक है, घग्गर की है सरस्वती। ठीक है, मार्कंडा और साहिबी की है कृष्णावती। अब इनको अगर आप देखेंगे तो यमुना क्या है? टांगड़ी। एक आंसर तो सी ए टू है। अगर आपको एक इसका भी इतना भी पता हो, एक इनमें से एक का भी अगर आपको पता हो तो आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता है ना, अगर आपको यमुना का ही पता होता कि टांगड़ी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं थी। ए है सेकंड। ठीक है, कंफ्यूज होने की भी बात नहीं थी फिर।
अच्छा, घग्गर की है, सरस्वती फिर अपने आप ही आ जाता, बी का 3। मारकंडा इज चौटांग एंड साहिब इज कृष्णावती। ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन। एससी परसेंटेज एज पर सेंसस 2011, तो आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन है। विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट इज होम टू द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट डिस्कवर्ड इन इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार के अंदर राखी गढ़ी जो है वो लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो क्वेश्चन 38 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज which Haryana city was the venue of the historical Saraswati project inauguration 2021 aimed at reviving the ancient Saraswati river? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर यहाँ पे क्या है, इसको सोर्स माना जाता है सरस्वती रिवर का, कि सरस्वती रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट हुई थी और यहाँ से फिर वो फ्लो करती थी। तो यहाँ पे डैम बनाने की बात है, रिजर्वोयर बनाने की बात है। ठीक है, बस यहाँ पे सरस्वती डैम, सरस्वती बैरेज, सरस्वती रिजर्वोयर, ये सब चीजें कंस्ट्रक्शन करने की बात है किसके अंदर, रिवाइविंग एंशियंट सरस्वती रिवर के अंदर ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो आदि बद्री जगह है, ऐसा माना जाता है कि सरस्वती रिवर जो है वो यहीं से ही ओरिजिनेट हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा पी यमुनानगर। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग वॉर्स फॉट इन हरियाणा टेरिटरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 के अंदर, किसके बीच में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बैटल ऑफ करनाल ये कब हुई थी अंदर, ये किसके बीच में हुई थी बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह एंड मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के बीच में। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये कब हुई थी 1761 के अंदर, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में। ठीक है, एंड बैटल ऑफ टराई, सेकंड बैटल ऑफ टराई किसके थे, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी के बीच में। ये कब हुई थी, ये हुई थी 1192 के। अब इनको आप देख लीजिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बैटल ऑफ तराई। ठीक है, तरावड़ी, बट तो ये सबसे पहले हो जाएगा 4, सबसे पहले 4 एक में ही है, आंसर तो हमारा वैसे ही निकल जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा एक बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा बैटल ऑफ करनाल और फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 40th का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज वन असर्शन है, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 24/7 पावर सप्लाई स्कीम इन रूरल एरियाज। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हरियाणा लॉन्च दीन बंधु ग्राम ज्योति योजना टू प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू द विलेजेस। बिल्कुल ये असर्शन जो है, जिसका असर्शन का जो रीजन है ये भी बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ए, बोथ आर ट्रू एंड ए आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज ओके, यहाँ पे बारी आती है, मैच द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ हरियाणा विद देयर फीचर्स। राखी गढ़ी लार्जेस्ट, राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट सरपंच साइट इन इंडिया। बिल्कुल ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भिरडाना द ओल्डेस्ट हरपन सेटलमेंट, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। भिरडाना से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, जिसके अंदर यही पूछ रखा था कि प्री हरपन साइट के अंदर सबसे पुरानी साइट कौन सी है। तो उसके अंदर ये ऑप्शंस में था और उसका आंसर यही था, भिरडाना ही था। तो ये तो दोनों क्वेश्चन आपस में लिंक ही हो गए। तो भिरडाना द ओल्डेस्ट हरपन सेटलमेंट
ठीक है। बनावली, प्लांट टाउन विद सिटाडल एंड लोअर टाउन, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मिटाथल के अंदर हमें क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट पेंटेड ग्रेवेयर साइट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो चारों की चारों आपस में सही है ये, तो इनको मैच कर लेते हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो आंसर हो जाएगा 42 का ए। नेक्स्ट इज विच हरियाणा डिस्ट्रिक्ट लीड्स इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन फ्रूट एंड वेजिटेबल, इसका आंसर हो जाएगा करनाल। करनाल के अंदर जो है प्रोडक्शन जो है फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ग्रेन्स की, सबकी ही बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि करनाल की जो लैंड है वो काफी फर्टाइल है और मतलब कि पूरा पानी की इरिगेशन की सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छे से हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, करनाल। नेक्स्ट इज हरियाणा इज पार्ट ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, एनसीआर का पार्ट है हरियाणा। द इंटायर स्टेट इज इंक्लूडेड अंडर द एनसीआर प्लानिंग, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, इंटायर स्टेट नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे भिवानी हो गया आपकी, भिवानी हो गया, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, झज्जर हो गया, रोहतक हो गया, सोनीपत, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपकी ये आती हैं हमारे एनसीआर प्लान, एनसीआर के अंदर। पूरा की पूरी इंटायर स्टेट्स जो है वो एनसीआर के अंदर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज which urban site in Haryana revealed the earliest evidence of plow field, ठीक है। प्लो फील्ड्स कहाँ कहाँ पे एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बनावली। बनावली के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन 45 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज द सरस्वती रिवर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा इज एसोसिएटेड विद हरियाणा, बिल्कुल अभी अभी हमने 2-4 क्वेश्चन पहले ही हमने पढ़ा है ना कि आदि बद्री से सोर्स माना जाता है कि सरस्वती रिवर वहां से ओरिजिनेट हुआ करती थी, और अभी जो रिनोवेशन चल रही है और जो रिवाइव करना है रिवर को, तो वो हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ाई था, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है। सरस्वती रिवर मेंशन जो ऋग्वेदा के अंदर वो हरियाणा से एसोसिएट करती है। द घग्गड़ हाकरा ड्राई चैनल इज ऑफन आइडेंटिफाइड विद द वैदिक सरस्वती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज विच हरियाणा इरिगेशन प्रोजेक्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द भाखड़ा नंगल सिस्टम, भाखड़ा नंगल सिस्टम के अंदर से निकलता है भाखड़ा मेन कैनाल, ठीक है। ये जो भाखड़ा नंगल सिस्टम से निकल रहा है तो वो आता है भाखड़ा, और इसका ही पार्ट है फिर वेस्टर्न यमुना कैनाल जो है वो भाखड़ा मेन कैनाल का पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग ग्रीन रिवॉल्यूशन डेवलपमेंट इन हरियाणा इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाई यील्डिंग वेराइटी व्हीट सीड HYV व्हीट सीड इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलो अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर देखते हैं। ट्यूबवेल इरिगेशन एक्सपेंडेड, व्हीट आउटपुट डबल्ड, हरियाणा बिकेम लीडिंग FCI कंट्रीब्यूटर, ठीक है। ये मतलब कि आपस में सारे एक साथ ही क्रोनोलॉजिकली हो गए हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जब वो हुआ तो उसके बाद हमें ट्यूबवेल्स के साथ उसकी इरिगेशन करनी पड़ी, तो ट्यूबवेल्स लगे। उसके बाद क्या हुआ, जो व्हीट थी उसका सरप्लस हुआ, उसका आउटपुट जो है वो डबल हुआ, और उसके बाद जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर हरियाणा जो है वो लीडिंग कंट्रीब्यूटर बन गया। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 48 का ए। नेक्स्ट इज नंबर 49 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द कंटिनेंट क्रस्ट, बिल्कुल जो है ये 46% है हमारा। कुछ रायोलाइट इज द एक्सट्रूसिव इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट, ये भी बिल्कुल ठीक है। रायोलाइट जो है ये मतलब कि इग्निशियस रॉक से ही बनता है, ये भी क्या है, ये वोल्केनो हो गया, यहाँ से निकलता है ऊपर सरफेस के ऊपर, बाहर निकलते ही कूल डाउन हो जाता है, तो ठीक है। जो वोल्केनो के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही एकदम से कूल डाउन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रायोलाइट बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेनाइट क्या होता है, वो अंदर ही अंदर क्या है, कूल डाउन होता है, यही डिफरेंस इनके बीच में। तो क्या है ये इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज स्प्रिंग टाइड्स अकर एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है।
स्प्रिंग टाइड्स जो हैं वो न्यू मून के टाइम पे एंड फुल मून के टाइम पे जो है वो अकर होते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर के अंदर नहीं होते हैं। Sun is about 27 million times as massive as the moon, so the sun influence on the tide is 46% more than that of the moon. ये स्टेटमेंट भी गलत है। नो डाउट सन जो है वो मून से काफी ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बट मून का इफेक्ट जो है वो टाइड्स के ऊपर ज्यादा रहता है। रीजन बीइंग कि मून जो है वो अर्थ के पास में है, ठीक है। तो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सी के ऊपर, अर्थ के ऊपर ज्यादा होता है, तो टाइड्स को मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। सन जो है वो तो बहुत दूर है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स को इतना ज्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 50th का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। स्टेटमेंट व्हेन गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया अंडर इरिगेशन इज 60% इन स्टेट ऑफ असम एंड झारखंड। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। स्टेट ऑफ असम के अंदर और झारखंड के अंदर जो ये ईस्टर्न स्टेट है इनके अंदर तो इरिगेशन बहुत ही कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स और वेस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। ठीक है, तो 60% से तो बहुत ही कम है। इंडियाज टोटल सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल्ड स्टैंड 100.33 गीगावाट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 51 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज ओके, यहाँ पे है नेट इरिगेटेड एरिया है, इसको हमें मैच करना है। तो इसके अंदर है सबसे ज्यादा हमारा इरिगेशन होता है किससे, ट्यूबवेल से, तो सी का आंसर कर देते हैं हम 1। सी का आंसर हम इसके अंदर देखते हैं 1 कहाँ पे है, 1 ए के अंदर ही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे देख लेते हैं। उसके बाद बारी आती है C1 ए, उसके बाद बारी आती है कनाल्स की, तो ए का आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद हमारी आती है अदर वेल्स, डी का आंसर हो जाएगा 2 एंड टैंक्स सबसे ज्यादा सबसे कम 2.82%, ठीक है। तो 52 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमें सोयल है और उसके साथ के रीजन को जो है वो हमें मैच करना है। ओके, रेगर सोयल जो है, रेगर सोयल को हम ब्लैक सोयल भी बोल देते हैं, ठीक है। कॉटन की खेती के लिए ये बहुत अच्छी रहती है। तो ये हमें कहाँ पे मिलती है, सूरत एंड बहरूच डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गुजरात वाले एरिया के अंदर ये हमें मिल जाएगी रेगर सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल्स हमें कहाँ पे मिल सकती हैं, ईस्टर्न घाट्स के अंदर। लेटराइट इनकोलाइट सॉइल्स जो होती है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट के अंदर होती हैं, ठीक है। हॉट वेट क्लाइमेट के अंदर होती हैं और यहाँ पे इंटेंस रेनफॉल होता है और फिर लीचिंग्स भी होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आयरन और वो जो है इसको कौन सा रेड कलर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे मिलती है लेटराइट, ये हमें ईस्टर्न घाट्स ऑफ उड़ीसा के अंदर भी मिल जाएगी, ये हमें वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी मिल जाती है। येलो सॉइल, येलो सॉइल हमें मिलेगी डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, और डेक्कन प्लेट्यू का ही एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है वो शिलोंग प्लेट्यू है, तो येलो का आ जाएगा 2। सी का आंसर हो जाएगा 2। और पोर्टजोल, पोर्टजोल जो है वो हमें कैसी मिट्टी होती है, लीज सॉइल एंड एसिडिक होती है, ठीक है। डी का आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। ये रीजन है। पोर्टजोस जो है वो हमें मेनली कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे हिमालय जो पहाड़ी एरिया होता है ना, वहां पे हमें ये मिलती है, तो लीज सॉइल होती है और एसिडिक होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका 53 का आंसर हो जाएगा टी। समझ में आ गया आपके। गुजरात के अंदर जैसे कॉटन मिल्स हैं, सारी चीजें हैं, रेगर मिट्टी है, वहां पे कॉटन ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये हमारा रीजन हो जाएगा ये ए का 4। ओके, इसको हमें लोकेशन, वोल्केनो की लोकेशंस जो है वो मैच करनी है। काटमाई, काटमाई है हमारा अलास्का के अंदर, काटमाई वोल्केनो है हमारा अलास्का के अंदर। चिम्बोराजो, चिम्बोराजो है मेरे ख्याल से इक्वेटर के, देख लेते हैं A2 से मैच कहाँ पे कर रहा है, A2 से मैच कर रहा है सी के अंदर, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चिम्बोराजो, चिम्बोराजो कहाँ पे है हमारा, सॉरी इक्वेटर के अंदर। चिम्बोरा, एटना जो है वो सिसिली के अंदर है, और
मायोन जो है वो फिलीपींस के अंदर है। ठीक है, तो ये जो वोल्केनो एटना है ना, ये तो इसका तो परफेक्ट कॉनिकल वोल्केनो बनता है ये। ठीक है, सिसिली के अंदर ये काफी न्यूज में भी रहता है। एक्टिव वोल्केनो है बिल्कुल, और एकदम परफेक्ट कौन बनाता है। ठीक है, तो काटमाई कहाँ है, अलास्का के अंदर। चिम्बोराजो कहाँ है, हमारा इक्वेटर के अंदर। मायोन कहाँ है, फिलीपींस। एंड एटना इज इन सिसिली। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द साल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज फाउंड इन द महाराष्ट्र स्टेट। ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, ये मिलते हैं हमें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के अंदर जो है ये हमें साल फॉरेस्ट जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। साउथ ईस्टर्न राजस्थान एंड वेस्टर्न कर्नाटका ऑल्सो प्रोड्यूस टीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देवदार इज वेरी कॉमन ट्री ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो दो स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, एक गलत है। क्वेश्चन 55 का आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है द नंबर ऑफ ड्राई मंथ्स वेरिड फ्रॉम 2 to 4 इन द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ एरिया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक है कि ड्राई मंथ जो रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है, बिल्कुल ही कम बारिश होती है, वो जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये कितने वेरी करते हैं, 2 से 4 तक। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट ऑफ कार्डेमम हिल्स इन सेमी एरिड स्टेपी, नहीं, कार्डेमम हिल्स के अंदर जो है वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, वहां पे बहुत बारिश होती है, तो सेमी एरिड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एट गंगानगर इज 19 डिग्री एंड बीकानेर इज 29 डिग्री। गंगानगर के और बीकानेर के बीच में इतना डिफरेंस तो नहीं आएगा, इनका एवरेज टेम्परेचर 20 से 21 डिग्री का, मतलब गर्मियों में ये बहुत गर्म होते हैं और सर्दियों में ये मतलब एरिया जो है वो ठंडा रहता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस इतना तो नहीं आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत है। पर एचपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है बी, कि 2 स्टेटमेंट जो है, ये कह रहा है कि जो 2 स्टेटमेंट हैं वो ठीक है, पर मेरे अकॉर्डिंग एक ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आप कैसे क्या कुछ करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो ये थी आज की डिस्कशन। आज हम 56 क्वेश्चन तक ही डिस्कस किए हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं 44 क्वेश्चंस बचे हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन जो इस पेपर में थे वो 100 थे, तो आगे के जो 44 क्वेश्चंस हैं वो हम अभी आगे के दिनों में कर लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।